नमस्कार। रंगमंच की दुनिया का एक अपना ही ग्लैमर होता है। पर्दा खुलने से पहले की नर्वसनेस, पर्दा खुलते ही एक्टर स्टेज पर आता है और सीधे रूबरू होता है दर्शकों के साथ। उसे अपनी कलाकारी के माध्यम से दर्शकों के साथ जुड़ना होता है, उन्हें बांधना होता है। जो कलाकार इस अनुभव से गुजरते हैं वही बेहतर बता सकते हैं कि कैसा अनुभव होता है, वरना वह अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने लगातार कई नाटकों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाकर और विशेषकर डोगरी नाटकों में अपने लिए रंगमंच की दुनिया में एक स्थान अर्जित किया है। रेणु शर्मा। रेणु जी, आपका एक्साइटेड स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने एक रंगमंच के कलाकार को आपने अपने स्टूडियो में मंत्रित। देखिए, हमारा जो कंसेप्ट है अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के माध्यम से, और रंगमंच से बेहतर मेरे ख्याल में कोई मंच हो नहीं सकता जहाँ पे आप भाषा को प्रमोट करें, विरासत को, संस्कृति को। जी बिल्कुल। रंगमंच एक ऐसा जरिया है कि जिसमें हम लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को अपने आने वाली जो पीढ़ी है वहाँ तक, उनके तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर रंगमंच को बढ़ावा नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि रंगमंच ही एक ऐसा जरिया है जिसमें बड़ी आसानी से हम अपने जो हमारे संस्कृति है, जो हमारे स्थानीय लोगों की जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है ना, तो वो बड़ी आसानी से हम अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे साहित्य की अलग अलग विधाएं होती हैं, जी, है ना, कविता हो गई, नाटक हो गए, निबंध हो गए, लेख हो गए, लेकिन उसमें भी कहा जाता है कि नाटक ही एक ऐसी विधा है जो वास्तव में उतना इम्पैक्ट रखती है, जैसे आपने खुद कहा कि इतना प्रभाव फैला सके, जमा सके, लोग प्रभावित भी कर सके। बिल्कुल। आपको रंगमंच की तरफ किसने प्रेरित किया? रंगमंच की तरफ प्रेरित क्या करना है कि मेरी शुरू से क्या आदत थी कि मैं अपने में ही रहना पसंद करती थी, बिल्कुल चुप रहती थी। इंट्रोवर्ट टाइप? बहुत ही इंट्रोवर्ट। और मुझे प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति से, प्राकृतिक चीज़ों से, पहाड़ों से, या फिर मुझे संगीत से, कला से और काफ़ी जुड़ाव था। लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा था कि कला के क्षेत्र में जाओगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, तो साइंस के क्षेत्र में था नहीं। मेरी बड़ी सिस्टर थी, वो साइंस स्टूडेंट थी। तो घर में था कि डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सब्जेक्ट। क्योंकि 90s में चले जाओ, 90-80s में ये था कि बच्चों को पेरेंट ये कहते थे मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल, डॉक्टर या इंजीनियर। और मेरा रुझान जो था वो कला की तरफ था। तो चलो, फिर भी थिएटर क्या होता है वो कुछ नहीं पता था, कभी देखा नहीं था। ये जब मैं कॉलेज में गई तो कॉलेज में मैंने नटरंग वालों का ही देखा था प्ले कंजूस। अच्छा। मेरे लिए वो बड़ी नई सी चीज़ थी कि स्टेज के ऊपर इतना, मतलब ये कलाकार कैसे ये स्टेज में एकदम से बिना रुके, बिना रोके टोके ये धड़ाधड़ डायलॉग बोली जा रहे हैं और इतना लाइव वो किस तरह से वो कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे थे स्टेज। बिल्कुल, मैं हैरान थी। मैं तो मैंने कहा क्या मैं नहीं कर सकती? फिर सोचा कि इतना कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। फिर पता नहीं, बस कुछ भगवान की तरफ से था। ये क्या था कि मेरा जो था कांटेक्ट उनके साथ हुआ, नटरंग वालों के साथ हुआ। हमारी ही एक प्रोफेसर होती थी, चंचल डोगरा मैम। अच्छा। वो हमें लेकर गई थी नटरंग में। हालांकि वो साहित्य के साथ जुड़ी हैं। जी जी, बहुत बड़ी राइटर है, बहुत बड़ी राइटर है वो। तो वो हमें लेकर गई थी क्योंकि हमारे वो कॉलेज में डिस्प्ले टैलेंट होता है, तो उसके लिए एक छोटी सी स्किट करवानी थी, तो वो नटरंग लेकर गई थी। तो मुझे उस समय इतनी खुशी हुई कि हाँ, यही चीज़ तो मैं ढूंढ रही थी कि नटरंग जाना है, और मुझे उनसे रास्ता मिल गया मुझे। फिर वहीं से फिर मैंने सोच लिया कि मुझे अब थिएटर ही करना है। थिएटर को ही मुझे अपना जो भविष्य है थिएटर में ही मुझे बनाना है। तो यहाँ से फिर मैंने नटरंग वालों के साथ ही जुड़कर बहुत सारे इनके साथ प्ले किए। मैं दर्शकों के साथ एक बात साझा करना चाहूँगा कि नटरंग का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेज, थिएटर प्लेज में बाबा जित्तो का नाम आता है, और बाबा जित्तो में एक जोजा करैक्टर आती है, और जोजा को रेणु शर्मा जी से बेहतर स्टेज पर किसी ने मंचित नहीं किया, ये सभी कहते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस था? एकदम से नेगेटिव करैक्टर वो। जी, वो बड़ा खतरनाक करैक्टर था वो। हाँ, बड़ा जादूगरनी, ये वो सब सारा एलिमेंट, डायन। तो ऐसा करैक्टर मैंने कभी देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। कुछ इस तरह की एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी औरत, छोटी उम्र में बूढ़ी बनना, बिल्कुल बिल्कुल।
तो उसके लिए एक तो बलवंत ठाकुर सर जो है हमारे, उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया कि जो गांव की बूढ़ी औरत होती हैं, ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। चलो सुना मैंने, लेकिन जब तक मैं लाइव देखती नहीं किसी ऐसी बूढ़ी को, तो फिर कैसे पता चलता। ऐसी बूढ़ी मिलना भी तो मुश्किल मिलना था। मुश्किल था, लेकिन मैं गई। अच्छा। मैं अपनी पेरेंट्स के साथ मैंने उनको कहा कि मुझे ऐसा करैक्टर करना है, मुझे लेके जाओ, गांव चलते हैं। तो गांव गए, वहाँ बूढ़ियों को देखा, लेकिन डायन थोड़ा ना कोई होगी, वो तो कोई होगी नहीं, वो कैसे पता चलेगा। तो फिर देखा मैंने बूढ़ियों को चलना फिरना, उनकी सोच अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया। फिर वो चीज़ उसमें फिर अपने आप में ढाला, और जो कुछ मूवमेंट्स होती थी जो डायन की, जो भी जिस तरह से वो करती है जोजा, वो सारी मुझे बलवंत ठाकुर सर ने ही करवाई। वो सब उन्होंने बताया कि वो इस तरह से डायन जो होगी वो ऐसे करेगी, इस तरह से जादू फेंकेगी, इस तरह से मंत्र करेगी। हाँ, सिंबॉलिक वो सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। लेकिन उसका चलना, उसकी सोच, उसके अंदर एक जो एक एनर्जी लेवल भी तो बहुत चाहिए था उसमें, बहुत ज़्यादा चाहिए था। तो हो गया, वो अच्छा ही हो गया। बाद में जब करके बाहर आए तो लोगों ने घेर लिया कि वो कहते हैं आप इतने छोटे से आप थे, हमने सोचा कि सचमुच कोई 80 साल की बुड्ढी है, आप तो मेकअप उतारा तो सारे लोग हैरान हो गए थे कि ये क्या, हमने सोचा कि सचमुच कोई 80 साल की बुड्ढी ले आए हैं। लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छा हो गया था वो। रेणु शर्मा जी ने जो एक बेसिक पॉइंट कहा है वो है ऑब्जर्वेशन। तो जो भी एक्टर है, अब इन्होंने बहुत छोटी उम्र में वो चीज़ पकड़ ली कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको स्टेज पे वैसा ही मंचित कर पाते हैं। जी जी बिल्कुल। थिएटर एक चीज़ ही ऐसी है, रंगमंच ऐसा ही है, बिना ऑब्जर्व किए आप नहीं कर सकते। आपको वो चीज़ें देखिए, अब रास्ते में अब भिखारी देखेंगे, अब हमने तो ऐसी लाइफ नहीं जी है ना, लेकिन हमें उनको ऑब्जर्व, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर हमें मिल जाए तो कैसे करेंगे हम लोग, जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, उसका सोचना, उसका बैठना, उसका चलना फिरना, वो अगर चल बिल्कुल। और एक रंगमंच का जो कलाकार है वो जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन करेगा, जितना अच्छा एक ऑब्जर्वर होगा, वो उतना ही अच्छा कलाकार होगा, उतना अच्छा कलाकार होगा। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है एक कलाकार के लिए, रंगमंच कलाकार के। कहा जाता है ना कि जैसे एक एक्टर होता है वो एक लिबर्टी में रहता है, उसको एक गॉड की तरफ से ब्लेसिंग रहती है कि हर आदमी सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, पायलट बनूं, राइटर बनूं, हर चीज़ बनूं, लेकिन ज़िंदगी तो एक ही है, प्रोफेशन भी एक हो सकता है। लेकिन एक्टर के पास भगवान की तरफ से इतना आशीर्वाद रहता है कि वो हर तरह की ज़िंदगी जीता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं डायन बनूं, आप डायन बनी, उसके बाद जो भी आपने कैरेक्टर निभाए, अलग अलग पात्र जो निभाए, तो अलग अलग आपने ज़िंदगी भी जी। तो रेणु शर्मा के साथ वो ज़िंदगियाँ कितनी जुड़ जाती हैं, जो एक तरफ से थोड़ी सेटिस्फैक्शन भी रहती है। बहुत, मैं दूसरी परिवेश कर रही हूँ, दूसरी ज़िंदगी में जा रही हूँ स्टेज पे। कहा ना कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं अपने आप में ही रहती थी, लेकिन थिएटर ज्वाइन करने के बाद वो डायन भी बनी, और मैं बच्चा भी बनी, नई दुल्हन भी बनी, मैं बूढ़ी औरत भी बनी। और इससे पहले नटरंग थिएटर ज्वाइन करने से पहले जब कॉलेज में हम डिस्प्ले टैलेंट करते थे, तो सही मायने में देखा जाए तो मैंने सबसे पहले प्ले जो है ना वो कवि रतन सर के साथ किया, डिस्प्ले टैलेंट के लिए। कमाल है, कवि रतन जी को तो भीषम पितामह कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो उनके अंडर रहकर मैंने डिस्प्ले टैलेंट के लिए प्ले किया था। वो प्ले का नाम था भगवत अजूका। भगवत अजूका किया था, और उन्होंने मुझे देखा, कहते तुम तो बड़ी पतली सी लड़की हो, तुम कर पाओगी? मैं कहा हाँ सर, मैं क्यों, मैं करूँगी। टफ डायरेक्टर भी थे ना बहुत। कहते रहने दे, तू नहीं करेगी। मैं कहा सर मैं कर पाऊंगी। कहते बंदे की आवाज़ निकाल सकती हो? मैं हैरान होगी। कहते निकाल सकती हो तो बोलो। मैंने कहा हाँ सर निकाल दूंगी, क्योंकि मैं परेड कॉलेज की स्टूडेंट थी, वहाँ तो सभी लड़कियाँ होती हैं, और प्ले में कुछ मेल कैरेक्टर की ज़रूरत थी। तो कहते जो स्टेज के ऊपर मुझे चढ़ के वो दिखाओ मुझे, अगर मान लो कि तुम एक आदमी हो, तांत्रिक हो, कैसे तुम करोगी? पहले तांत्रिक, फिर डायन। तो फिर स्टेज पे करके मैंने दिखाया, वो कुछ मैंने आवाज़ चाहिए, मैं पहले डर गई कि मैं क्या, मतलब मैंने कभी ऐसी चीज़ें की नहीं। फिर भी मैंने चलो थोड़ा, क्योंकि मैं बचपन से देखती रहती थी, जहाँ इमिटेट करती रहती थी, मेरे को आदत थी कि घर में कोई रिश्तेदार आता था उसको इमिटेट करती थी, वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे चलता है। तो मैंने चलो थोड़ा सोचा, मैंने तो कर दिया, वो मैंने करैक्टर कर दिया, तांत्रिक बन के दिखा दिया। कहते हाँ यही चीज़ तो मुझे चाहिए, तो तुम कर सकती हो, लेकिन तुम पतली इतनी हो, तुम तो स्टेज पर दिखोगी नहीं, तेरे साथ एक शिष्य रखना पड़ेगा। तो मैंने ये फिर पहला जो मेरा करैक्टर जो किया था वो मैंने यही किया, तांत्रिक का, और उसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल गया डिस्प्ले टैलेंट में। फिर नेक्स्ट ईयर जो था, फिर मैंने खुद अपने से स्किट लिखी, स्किट डायरेक्ट भी की,
फिर उसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर भी मिल गया, बेस्ट एक्ट्रेस भी वहाँ मिल गया, प्ले भी किया, ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट भी मिल गया। अच्छा, मतलब तो आपको लास्ट लगा ईयर कि थिएटर बहुत कुछ दे सकता है? मुझे लगा कि थिएटर बहुत कुछ दे सकता है। लास्ट ईयर में तो फिर बेस्ट राइटर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट, तो ये इतना सारा मैं खुद मतलब इन सारी चीज़ों को मैं समेट नहीं पा रही थी कि मुझे मिला, मतलब जो इतनी अपने अंदर में रहने वाली। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे नटरंग ज्वाइन करना ही करना है, लेकिन जाऊँ कहाँ, मतलब कैसे मैं जा सकती। तो वो हमें फिर चंचल डोगरा मैम लेकर गई थी। तो वहाँ से फिर मैंने उनको कहा कि मैं थिएटर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उनके साथ फिर मैंने थिएटर किया और बहुत सारे प्ले किए। ये कहा जाता है आमतौर पर जो फीमेल आर्टिस्ट रहते हैं कि हमें घर से बड़ी दिक्कत रहती है, वैसी सपोर्ट रहती नहीं है, तो क्या आप भी उन्हीं अनुभवों से गुजरी? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर का माहौल नहीं था थिएटर का, कलाकार या कलाकारों से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा था नहीं। पिताजी मेरे पढ़ाई पे ज़्यादा बिजनेसमैन, कंसंट्रेशन बिल्कुल थी। पढ़ाई की तरफ ज़्यादा था। तो शुरू में जब मैंने उनको कहा कि मैंने ना एक प्ले करना है, थिएटर करना है, तो कहते थिएटर क्या होता है, होता क्या? पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, कुछ करो। अब बीए कर रही हो तो बीए के बाद भी कुछ करना कि नहीं। अब बड़ी सिस्टर देखो वो साइंस की वो है, वो कुछ करेगी, तुम क्या करोगी। बिल्कुल। तो पेरेंट्स की आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जायज़ डिमांड भी रहती है बच्चों से? देखिए वो अपनी जगह बिल्कुल सही होते हैं। अगर देखिए उनको, अब मेरे पेरेंट को नहीं जानकारी थी कि कलाकारी जो कलाकार हैं वो आगे बढ़कर उनका भविष्य क्या है। भविष्य क्या, मैं उसी हवाले से पूछना चाहता था कि जैसे आपको थिएटर का भविष्य विशेषकर जम्मू व कश्मीर नजर आता है, तो पेरेंट्स की वह बात जो है वो डिमांड जो बच्चों से सही भी जायज़ है, भी रहती है। मुझे जायज़ लगती है, मुझे लगता है कि वो जायज़ भी है। और देखिए ना, कलाकार बन के हमने कमाया क्या है। जम्मू में तो बिल्कुल बुरी हालत है, आप देख लीजिए क्या है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी भाषा है, हमारी कला है, तो दिन ब दिन गिरती जा रही है ना, हम प्रमोट ही नहीं कर पा रहे। जम्मू की तो हालत ख़राब है इस समय। रंगमंच की हालत आप देख लीजिए, डोगरा रंगमंच जो है, डोगरी के जो नाटक हैं, डोगरी भाषा है, डोगरी कल्चर है, ये दिन ब दिन अब देखिए इसका ग्राफ जो है बिल्कुल डाउन चलता जा रहा है। तो अगर पेरेंट्स अगर इस तरह से सोचते हैं कि अगर आप इस फील्ड में चले जाते हैं तो आपका भविष्य क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मुझे लगता है वो सही नहीं है। फुल फ्लैश जाना भी नहीं चाहिए, उससे अमेच्योर आप रख सकते हैं, जैसे आपने अमेच्योर रखा हुआ है। बिल्कुल, है ना? जी जी। तो एज अमेच्योर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए थिएटर बहुत ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी भी है, करना भी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन साथ ही अपने भविष्य की तरफ भी नज़र रखनी चाहिए कि मुझे किस दिशा में प्रोफेशनली जाना भी है। बिल्कुल, साइड बाय साइड कुछ ना कुछ तो आपका कोई और प्रोफेशन तो होना भी चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्कुल ज़रूरी वो बहुत ज़रूरी है। जी। तो पेरेंट ने तो मैंने उनको कहा कि मुझे बाबा जित्तो करना है, तो चलो वो, क्योंकि बाबा जित्तो तो एक बड़े महान कुलदेवता है, तो महान चरित्र है, तो फिर उनको लगा कि चलो ये, उनको अच्छा लगा, चलो हम भी देखेंगे क्या है प्ले। लेकिन बाबा जी तो मैं करना क्या, ये नहीं आपने बताया? ये मैंने नहीं बताया, लेकिन बाद में जब उनको मैंने कहा कि एक बुढ़ी का रोल है तो इस तरह से है, तो फिर वो कहते चलो ठीक है कर लो। फिर मैंने कहा ना कि फिर मैं गांव भी गई, फिर मैंने बुढ़ियों को भी देखा, वो कैसे ऑब्जर्व किया उनको, तो उन्होंने भी प्ले देखा, उनको अच्छा लगा, पर उनको ये नहीं था कि अब इसने प्ले को पकड़ लेना है, अब कंटिन्यू करना है। तो 3-4 प्ले किए, तो फिर वही पिताजी से वो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बंद कर दो इसका, ये अच्छी चीज़ नहीं है लड़कियों के लिए। हाँ नहीं, लड़कियों के लिए प्ले करना, ये थिएटर ज्वाइन करना लड़कियों के लिए अच्छी नहीं, आप बेटी से बंद करवा दो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमारे घर में तो हमारे कुछ रिश्तेदार जो थे, तो अच्छा लगता है लड़कियां जाएंगी, ड्रामे करेंगी, ये सब करेंगी स्टेज के ऊपर, बंद कर दो। रिश्तेदारों की ज़्यादा इंटरफेयर रहती है, पेरेंट्स की नहीं रहती। बहुत। तो वही मैं, जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया तब पिताजी या माताजी को कोई वो इतनी वो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया तो फिर उनको लगा हाँ बस रिजर्वेशन हो जाती है, बंद कर दो, ये थिएटर बंद, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। तो मैं समझाने की बड़ी कोशिश की कि नहीं डैडी ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद जाके देखिए, या मैं भी ऑब्जर्व करती हूँ, सब कुछ ठीक है। नहीं, मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अपनी बेटी को ऐसी जगह पे भेजना बंद कर दीजिए। अच्छा। तो तुम नहीं जा सकती, तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा। मैंने छोड़ दिया। फिर तो उसके बाद फिर शादी भी हो गई, पढ़ाई की, शादी हो गई। जब शादी होगी तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था कि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ या थिएटर करती हूँ। तो उनके एक बड़े क्लोज फ्रेंड हैं मनोज चोपड़ा जी। अच्छा, जो कार्टूनिस्ट? हाँ, जी, जो कार्टूनिस्ट हैं, जो तो काफ़ी फेमस है, बिल्कुल नेशनल लेवल के, जी, नेशनल लेवल के हैं वो। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि उन्होंने जब वो हमारे घर में आए तो उन्होंने देखा बहुत सारी वो कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ ट्रॉफीज़ हैं, ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। तो कहते हैं ये किसकी? उन्होंने मेरे भाई से पूछा ये किसकी है ये सारे अवार्ड्स? तो मेरे भाई ने कहा ये इसी दीदी के, रेनू दीदी के हैं। तो फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा तुझे पता है तुम्हारी होने वाली जो मिसेस है वो क्या करती हैं, ये आर्टिस्ट है वो। तो
इनको मना मत करना, अगर ये शुरू करना चाहती है ना हाँ, गुमनामी के अंधेरे से बाहर लाओ। हाँ, तो मना मत करना, अगर शादी के बाद भी अगर ये कंटिन्यू रखना चाहती है ना तो स्पोर्ट चाहिए। स्पोर्ट चाहिए, अब स्पोर्ट करना है इसको। चलिए फिर भी शादी के बाद मैंने 7-8 साल तक नहीं किया थिएटर, क्यों मेरी छोटी बेटी थी तो नहीं कर सकती थी। तो फिर 8 साल के बाद पता नहीं इनको क्या हुआ कि तुम थिएटर करना चाहती हो। मैंने कहा हाँ करना तो चाहती हूँ, क्योंकि थिएटर चीज़ ही ऐसी है कि बंदा जो करता है ना वो छोड़ नहीं सकता। तो मैंने कहा हाँ करना तो चाहती हूँ। कहते चलो ठीक है तुम करो। मैं कहा छोटी बेटी नानी माँ के पास छोड़ दो, क्योंकि तब रिहर्सल में टाइम एक्चुअली लगता है, थिएटर में टाइम चाहिए। तब मेरे मदर ला फादर ला भी नहीं थे, एक्सपायर हो चुके थे तब। तो फिर मैं कहूँ मैं बेटी किसके पास छोड़ूँ, नानी के पास छोड़ दो, तो तुम प्ले कर सकती हो, तुम थिएटर कर सकती हो। तब मैंने फिर मुश्ताक आक के साथ दूसरा प्ले किया, वो भी डोगरी में था, मैकबेथ, और वो भी बड़ा नेगेटिव शेड था जो करेक्टर मैंने किया लेडी मैकबेथ का। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का नाम। जी विलियम शेक्सपियर का। तो उसमें भी नेगेटिव शेड था, वो भी फिर किया, उसमें भी काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि वाकई बहुत अच्छा किया। फिर हम यही प्ले लेकर मुंबई चले गए, वहाँ भी लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि अच्छे कलाकार हो। इस तरह से फिर शादी के बाद फिर मेरा आगे फिर चलता गया। फिर मैं फिर से नटरंग में चली गई, फिर नटरंग के साथ और भी बहुत सारे हिंदी प्ले भी किए। उसके बाद मैंने कुछ पंजाबी प्ले भी किए, इंग्लिश प्ले भी किया मैंने विक्रम शर्मा के साथ। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि एक ही जगह पे टिके रहना, क्योंकि मतलब टीम वर्क रहता है, तो उसमें वो जिस टीम के साथ आप काम कर रहे होते हैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल आदमी रहता है। कंफर्टेबल भी रहता है, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं एक जगह मुझे बंधना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये बड़ी वास्ट फील्ड है। तो मुझे अलग हर डायरेक्टर का अपना स्टाइल है, हर डायरेक्टर का अलग स्टाइल है। क्योंकि मैं मुश्ताक आक सर के साथ भी कर चुकी थी, वो स्टाइलाइज्ड प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, टोटली अलग था उनका, बिल्कुल टोटली अलग था, उनसे भी सीखने को मिला। कवि रतन सर के साथ, सबसे पहले जब मैंने कवि रतन सर के साथ ही जो प्ले किया था अपने कॉलेज टाइम में, उनका तो कुछ अलग ही वो लेवल ही अलग है। वो जो बेसिक चीज़ें जो मैंने कुछ थिएटर से सीखी है ना, तो वो मैंने उनसे ही सीखा। सबसे पहले बड़ी चीज़ वो कहते थे डिसिप्लिन, रंगमंच में सबसे पहले डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक आशीर्वाद की तरह कि आपने कवि रतन जी से ही स्टार्ट किया। बिल्कुल, लोग तरसते रहे कि मैं इनके साथ काम करूं। आमतौर पर इन हाउस प्रोडक्शन हुआ करती थी अब एकेडमी की, तब वो एज डायरेक्टर काम करते थे। तो वो कहते थे रेनू मैं तुम्हारा फ़ैन बन गया हूँ। मैं सोचता था ये लड़की क्या करेगी, ऐसे ही पतली सी दुबली पतली सी क्या करेगी, लेकिन सच में मैं तुम्हारा फ़ैन बन गया हूँ। आपने कभी सोचा कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी जाऊँ? जब बचपन में आपको, या जब आप यूथ में थी तो आपको बड़ा शौक था कि मैं थिएटर की तरफ जाऊँ, और विशेषकर जब आपने पहला ही नाटक कवि जी के साथ किया जो NST प्रोडक्ट थे। बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, फिर मैं नटंग के साथ भी जब मैं उनके साथ जुड़कर काम करने लगी, तो मुझे फिर NST का भी पता चला। तो मुझे लगा कि NST मैं पक्का ज्वाइन करूँगी, क्योंकि यही मेरी फील्ड है, मुझे अच्छा लगता है थिएटर करना। तो NST के थ्रू एक प्लेटफॉर्म जो मिलता है, आदमी पीछे मुड़ के देखता नहीं है। और विशेषकर जब हम उन दिनों सुना करते थे या पढ़ा करते थे, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, बड़े जितने भी है ना, अमरीश पुरी, बड़े हमें तो पता ही उस टाइम तक तो सर पता ही नहीं था कि बॉलीवुड में भी ये जो जितने अच्छे एक्टर वो सारे थिएटर NST के प्रोडक्ट्स हैं, और वो सारे थिएटर से जुड़े हुए हैं। तो ये तो तब जाके पता चला कि अच्छा ये इसीलिए इतने अच्छे एक्टर हैं, बल्कि वो हीरो नहीं होते थे। अब ओम पुरी क्या, वो एक्टर होते थे, हीरो नहीं होते थे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे NST ज्वाइन करनी ही करनी। फिर वही बात आ गई कि फिर पता चला कि NST के लिए आपके पास इतने प्लेज आपके होने चाहिए, इतने लीड रोल करने होंगे आपको। तो रिक्वायरमेंट जो थी वो सब चीज़ें, लेकिन फिर वही रोक दिया ना कि आप नहीं कर सकते हो थिएटर। पेरेंट्स ने रीजनल थिएटर के लिए भी रोक दिया था, NST दूर की बात है। तो NST तो दूर की बात थी, तो उन्होंने रोक दिया कि नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि जब आपकी शादी होगी तो आपके हस्बैंड ने आपको बहुत सपोर्ट किया। जी मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। डोगरी थिएटर के लिए अच्छा रहा कि उसके बाद आपने दोबारा पदार्पण किया डोगरी थिएटर। जी बिल्कुल। डोगरी तो जुड़े हुए ना, वो तो हमारी मिट्टी है, हमारे अंदर, हमारे मातृभाषा के प्रति जो आपके समर्पण की भावना रहनी चाहिए। बिल्कुल। बल्कि अभी मेरी डोगरी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमारे घर का जो माहौल था, कुछ पंजाबियत ज़्यादा थी हमारे घर पर। थोड़ी रहती है, बल्कि बिल्कुल। लेकिन थिएटर वो चीज़ चेंज कर देता है, बदल देता है। वो मैंने थिएटर ज्वाइन करके ही मैंने डोगरी की भाषा जो थी अच्छी तरह से उसकी पकड़ जो बनाई मैंने अपनी। यहाँ तो मतलब सारे हैरान होते हैं कि तुम लोगों को तो डोगरी आती ही नहीं है, तुम लोग डोगरी बड़ी अच्छी बोल लेते हो, डोगरी गाने बड़े अच्छे गा लेते हो, डोगरी डांस बड़ा अच्छा कर लेते हो, एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हो, लगता ही नहीं कि आप लोग डोगरे हैं कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन है जो बिल्कुल ही डोगरी भूल चुकी है,
और जिनको लगता है कि डोगरी बोलना बड़ी शर्म की बात है, डोगरी कल्चर कुछ नहीं है, डोगरी कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है अगर उनको थिएटर के थ्रू अगर उनको जोड़ा जाए, रंगमंच के थ्रू उनको जोड़ा जाए, तो हकीकत से रूबरू किया जाए, करना बहुत ज़रूरी है। आजकल की जनरेशन को करना बहुत ज़रूरी है। डोगरी के साथ अगर जोड़ना है, अपने कल्चर के साथ जोड़ना है, कला के साथ जोड़ना बड़ी है, भूमिका निभा सकते हैं। तो ये बहुत प्रभावशाली, ये रंगमंच में बहुत ही प्रभावशाली है अपने बच्चों को प्रभावित करने के लिए, उनको अपने डोगरा कल्चर के साथ जोड़ने के लिए। तो मुझे लगता है ये स्कूल लेवल पे ही अगर ये चीज़ें करवाई जाए, डोगरी रंगमंच के साथ बच्चों को जोड़ा जाए, तो आने वाला जो समय होगा, मुझे लगता है हमारी जो डोगरी कल्चर है, डोगरी कला है, डोगरी साहित्य है, वो प्रमोट कर पाएंगे जो मतलब समृद्धशाली हम उसको बना सकते हैं। जो ऑलरेडी है, रिच कल्चर तो है और ज़्यादा लेकिन बनेगा। सभी को वो दिखाने की जरूरत है, बहुत। समझाने की जरूरत है जी। कि भैया आप अपने कल्चर की तरफ देखिए, जी जी, वो अपने आप में बहुत रिच कल्चर है, उसको प्रमोट करने की जरूरत है, उसको प्रिजर्व करने की जरूरत करने है। की ज़रूरत मैं आपसे एक सीक्रेट पूछना चाहूँगा। जी। आमतौर पर जब भी किसी एक्टर से पूछा जाता है तो ये एक बार मुझे याद आ रहा है कि अमिताभ बच्चन जी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी पहला शॉट होता है मैं बहुत नर्वस रहता हूँ, वो शॉट रीटेक होता है, उसके बाद नेक्स्ट शॉट में अच्छा करता हूँ, उसके बाद रीटेक होता है, उससे बढ़तर मतलब बढ़िया करते जाते हैं हम लोग। जी। आप जब स्टेज पे एंटर करती हैं जी। तो नर्वसनेस रहती है एंट्री पे? जी नहीं, एंट्री पे नहीं रहती, क्योंकि एंट्री से पहले ही आप समझ लिए प्रिपेयर कर लिया होता आपने, आधा घंटा हमें तो उसी कैरेक्टर में चले जाना था। फिर हमें नहीं, कम से कम मुझे क्या होता है कि मैं तो बिल्कुल ही याद रखती हूँ कि मैं रेनू हूँ। मैं वो रेनू होती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही कैरेक्टर होती हूँ। ऐसा तो नहीं तभी एक्टर हम देखते हैं कई बार कि बैक स्टेज पे वो अकेले चुपचाप, घूम रहे होते हैं, बिल्कुल चुपचाप, जैसे अकेले एंट्री घूम विंग रहे से होते बाहर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय वो जो हमारी एंट्री से पहले का जो समय होता है, उस समय हम नहीं होते, हम वो कैरेक्टर होते हैं। वो आपस में बातचीत भी नहीं करनी एक्टर्स करते, को, नहीं करते भी नहीं है। जो अच्छे एक्टर, जो कुछ समझदार होंगे, खतरनाक एक्टर में बातचीत करते जानबूझ के दूसरे को डिस्टर्ब करते कुछ होंगे ऐसे बट ये है कि बेहतर यही है कि आप अपने अंदर रहें, जो आप कैरेक्टर निभा रहे हैं, जो चरित्र आपको निभाना है, आपको उसी में रहना है। आपको किसी से बात नहीं करनी और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना, किसी को भी रहने दीजिए। जो दूसरा जो अपने चरित्र में होगा उसको भी रहने दीजिए। लेकिन यदि आप कहेंगे कि मैं क्या हूँ, अगर आपको याद है कि मैं रेनू हूँ या मैं ये हूँ, मुझे अब स्टेज पे जाके वो कैरेक्टर पकड़ना है, तो आप गलत हो। फिर नहीं पकड़ सकते। कैरेक्टर आपको स्टेज में एंट्री करने से पहले ही पकड़ना होगा, आपको पहले ही उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व होना होगा। अगर आप कहोगे कि मैं जैसे अंदर जाते मैं अच्छा कर दूंगी, नहीं होगा आपसे नहीं होगा, वो स्टेज पे जाके नहीं कर सकते। वो ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती कि रेनू से सीधे जोजा एकदम से नहीं एंट्री करते ही, दैट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल, वो आपको एंट्री से पहले ही, आधा घंटा पहले ही आपको वो कैरेक्टर जो है पहले से ही उसमें इन्वॉल्व हो जाना होता है। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि विशेषकर यूथ जो एक्टर बनना चाहता है, एक्ट्रेस बनना चाहता है, कि एक स्क्रिप्ट पे कैसे काम किया जाता है? एक कैरेक्टर को निभाने के लिए आपने बोला कि तो ऑब्जर्वेशन चाहिए, और किस हद तक डेडिकेशन के साथ स्क्रिप्ट पे काम किया जाना चाहिए? एक्टर अपनी तरफ से भी काम करता है स्क्रिप्ट पे। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, स्क्रिप्ट अच्छी है तो कलाकार अच्छे नहीं होंगे तो उस स्क्रिप्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। कलाकारों को स्क्रिप्ट पे बड़ा ध्यान से उसको सबसे पहले तो स्क्रिप्ट पढ़ के अच्छी तरह से उसको पंक्चुएशन, ये वो कहाँ रुकना है, आपकी भाषा, मेन चीज़ है तो आपकी भाषा है, भाषा बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा, स्क्रिप्ट जो है उसको पढ़ते समय यदि उसको पढ़ते समय आप उसको फील कर रहे हो, उस कैरेक्टर को फील कर रहे हो, तो मुझे लगता है एक सिंबल है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, आप इस कैरेक्टर को अच्छी तरह से निभा सकते हो। अगर आप वो कैरेक्टर फील नहीं कर रहे हो, उस स्क्रिप्ट को फील नहीं कर रहे हो, तो आप नहीं निभा सकते हो। ये चीज़ तो है। तो उसके देखो, अगर रंगमंच करना है ना, तो उसके लिए आपके अंदर पैशन होना बहुत ज़रूरी है, आपकी डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, उसको सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ के डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको यूँ नहीं कि बस आएंगे एक्टिंग करेंगे हो जाएगा। ये रंगमंच केवल एक्टिंग नहीं है, केवल अभिनय नहीं है। रंगमंच जो है वो आपको एक चरित्र को दूसरे के साथ जोड़ता है, आपको दुनिया के साथ जोड़ता है ना। आपको जीना पड़ता है वो आपको। एक्टिंग का ये नहीं कि आए वो एक्ट किया और डायलॉग बोल दिया चले गए, वो आपको जीना पड़ता है, आपको फील करना पड़ता है, वो दुख, वो सुख, वो हर तरह के जो इमोशंस होते हैं उसके साथ जुड़ना पड़ता है। अगर आप
इमोशन के साथ नहीं जुड़ेंगे तो आप वो चीज़ ला ही नहीं पाएंगे, आप ऑडियंस के साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे, जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आपको पढ़ते पढ़ते ही वो चीज़ अगर फील हो रही है तो आप मान लीजिए कि आप फिर वो करेक्टर पकड़ सकते हैं आप। तो अगर आप फील नहीं कर रहे हो, पढ़ते समय नहीं फील करोगे तो जब आप करोगे तो क्या फील करोगे? फिर दोबारा पढ़िए उसको, करेक्टर में जाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। आप एक्सेल स्टूडियोज में आपने इतनी सारी बातें की और ढेर सारी बातें जो नौजवान तबके के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तित्व में आपने रेणु जी से बातें सुनी। उन्होंने कहा कि स्टेज पे जाने से पहले ही अगर कलाकार अपने पात्र में आ जाता है, जो करैक्टर वो निभा रहा है, तो वास्तव में सही मायने में वह स्टेज पर, मंच पर वह करैक्टर जी पाता है और दर्शकों के साथ कनेक्ट भी कर पाता है। एक्सेलसियर स्टूडियो से कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।